हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वर्साई संधि को लेकर। वर्साई संधि का ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 करवाया था। पार्ट 1 के अंदर हमने बात करी थी कि पेरिस शांति सम्मेलन क्या है, पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर में कौन कौन सी संधियाँ की गई, ठीक है, इसके बारे में हमने बात की थी। वर्साई की संधि भी एक संधि है जो पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत ही की गई थी, जिसके अंतर्गत जर्मनी के द्वारा वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करवाया गया। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके थ्रू मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि दीन ऐप के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशनशिप की एक पूरी सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, जिसके अंदर में आप पूरे इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करवाएंगे। ठीक है, आप वो सारी वीडियोस देख सकते हो, अवेलेबल है हमारे वहाँ पे। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट किया था और अभी हम वर्साई की संधि तक कर चुके हैं और आगे बहुत सारे टॉपिक्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप के करवाएंगे। आपको अगर लगता है दोस्तों कि कहीं भी कोई टॉपिक हमसे छूट रहा है, कोई टॉपिक नहीं करवाया, हमने भूल गए या फिर कुछ और भी, तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। उस टॉपिक को हम जरूर कराएंगे और उस जो प्लेलिस्ट के लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, इवन आप कॉलेज में हो और पॉलिटिकल ऑनर्स, या चाहे आपके पास बीए प्रोग्राम का पॉलिटिकल साइंस हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स कई बार पुटअप किए जाते हैं। तो आप देखिए वीडियोस को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि अक्सर वहाँ पर हमारे वीडियो रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिंक के लिए आपको ग्रुप में कमेंट में आप बोलिए, मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। और टेलीग्राम पे इस वीडियो की पीडीएफ और अदर्स वीडियो, जो भी वीडियोस डाली जाती हैं दीन ऑफ फैकल्टी के द्वारा, आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे उस सारी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएंगी, लिंक मिल जाएंगी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस सब्सक्राइब करने से ये होगा दोस्तों, आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट होगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, और आपको कई तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इन सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारा दी इनअप के नाम से ही आईडी है। ठीक है, आप हमें जाके सर्च कर सकते हो और आप हमें फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में कि पेरिस शांति सम्मेलन है क्या। दोस्तों, यहाँ पे हम पेरिस शांति सम्मेलन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्साई की संधि हुई थी वो पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत ही की गई थी। जब पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया तो उसके अंतर्गत 4 से 5 तरह की संधियों का हस्ताक्षर करवाया गया अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, जिसमें जर्मनी के द्वारा वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करवाया गया। तो दोस्तों, हम बाकी संधियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्साई संधि को क्यों देते हैं, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर आपने बाकी संधियाँ नहीं करवाई पर वर्साई संधि क्यों करवा रहे हो। तो दोस्तों, वर्साई संधि के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ होता है। सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ का वर्साई की संधि, जिसके कारण से यहाँ पे हम वर्साई की संधि को थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं और इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, कई बार उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि पेरिस शांति सम्मेलन हुआ क्यों। तो दोस्तों, आपको जैसे कि पता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व जब 1918 में खत्म हो जाता है, नवंबर 1918 में जब खत्म होता है प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके बाद जो जीत जाते हैं, जो दो देश युद्ध को जीत जाते हैं, जीतने वाले जो देश होते हैं, वो एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं जिसका नाम देते हैं पेरिस शांति सम्मेलन। अब पेरिस नाम क्यों दिया गया यहाँ पे, पेरिस शांति तो समझ में आता है कि शांति के लिए, कि अब युद्ध ना हो, ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए आयोजन किया गया उस सम्मेलन को। सम्मेलन का मेन मोटिव ये था कि युद्ध के अंदर में जो भी नुकसान हुआ एक तरह से रिकैलकुलेट करना, ठीक है, पूरा आंकड़ा का आंकलन करना कि क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, कितना जान माल की हानि हुई, ठीक है, और कभी भी इस तरह की स्थिति ना बने इन फ्यूचर, उसके बारे में बातचीत करना था। ठीक है, इस कारण से इसका नाम शांति सम्मेलन दिया गया। पर पेरिस क्यों दिया गया, तो फ्रांस के पेरिस शहर के अंदर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके कारण से इसको पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, पेरिस शांति सम्मेलन तो समझ में आ गया कि पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्यों किया गया ये भी मैंने बता दिया। कब किया गया, तो जनवरी 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अंदर में टोटल 27 देशों ने भाग लिया। 27 देश कौन से थे, जो देश युद्ध में जीते थे। ठीक है, देखो, हमेशा युद्ध में दो पक्ष थे, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र युद्ध में जीते थे, ठीक है, तो मित्र राष्ट्र के जो 27 कंट्रीज थे उसको उनमें इन्वाइट किया गया, उनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और वो पार्टिसिपेट इसके अंदर में किए। पर जो देश हार गए थे उनको इस संधि सम्मेलन के अंदर में नहीं बुलाया गया।
पेरिस शांति सम्मेलन की अगर बात करो तो इसमें सभी विजित राष्ट्र जो भी विजय कर गए थे उनके राष्ट्र के राजनयिक जो भी उनके राजदूत होते हैं राजनयिक होते हैं वो इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। साथ साथ इसके अंदर में रूस और जो भी हारने वाले देश थे उनको नहीं बुलाया गया था, रूस को भी इसके अंदर में इन्वाइट नहीं किया गया था। अगर आप इस पेरिस शांति सम्मेलन के प्रभाव के बारे में बात करो कि किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा इस पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर में, तो यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के राष्ट्रपति जॉर्ज किलमेंसो का प्रभाव बहुत ज़्यादा इसमें माना गया। प्रभाव का अर्थ ये है दोस्तों कि जहाँ पे कोई भी निर्णय लेने में अगर कोई भी निर्णय लिया जा रहा था सम्मेलन में तो इन्हीं तीनों के बेस पे वो निर्णय लिया जा रहा था, बाकी सिर्फ एक मूक दर्शक के तौर पे थे। ठीक है, ये कह सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों कि पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर में कई तरह की संधियाँ की गई। ठीक है, उसके अंतर्गत कई तरह की संधियाँ की गई जिसमें अलग अलग कंट्रीज के साथ अलग अलग संधियाँ की गई, जिसमें पहली संधि ऑस्ट्रिया के साथ की गई। अब ऑस्ट्रिया के साथ किस तरह की संधि की गई दोस्तों, तो ये मैं बताऊं तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका तत्कालीन कारण स्टार्ट होने का ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या थी। ठीक है, राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई। ठीक है, जिसके कारण से ऑस्ट्रिया के द्वारा ये तत्कालीन कारण घोषित किया गया कि ये तत्कालीन कारण है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का। तो जिसके कारण से ऑस्ट्रिया के साथ पहला संधि की गई, दूसरी संधि हंगरी के साथ की गई, तीसरी संधि बुल्गारिया के साथ की गई, चौथी संधि जर्मनी के साथ की गई और अंतिम संधि जो थी तुर्की के साथ की गई। इन सभी संधियों के कारण क्या होता है दोस्तों, जो इम्पैक्ट पड़ता है संधि का, वो पूरे यूरोप का मानचित्र जो मैप होता है वो बदल जाता है। मैप किस तरह से बदलता है, जैसे मान लो जर्मनी का भी कुछ पार्ट काट कर दूसरे राज्यों को दे दिया गया। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग कंट्रीज का जो हार गए थे उनके देशों को, राज्यों को, शहरों को उठाकर दूसरे कंट्रीज में मिला गया, दूसरे बॉर्डर्स को चेंज कर दिया गया। ठीक है, जिसके कारण से अब देखो जो जर्मनी का पार्ट ये वाला था पहले, अब घटकर ऐसा हो गया। इस तरह से अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से उन्होंने कर दिया कि ये वाला राज्य तुम उसे दे दो, ये वाला राज्य तुम उसे दे दो। तो इस तरह से वर्साई संधि के अंदर में पूरा होता है और ये पूरी संधियाँ क्या करती है, यूरोप का मानचित्र बदल देती है। एक संधि नहीं, सारी संधि मिलकर क्या करती है, मानचित्र बदल देती है। दोस्तों ये सारी संधियों का मैंने नाम भी यहाँ पे दे रखा है, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत कौन कौन सी संधियाँ की गई। ठीक है, सेंट जर्मन संधि, त्रियोना संधि, न्योली संधि, वर्साई की संधि और सेवर्स की संधि, ये पांच संधियाँ की गई। ठीक है, जो पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों एक एक संधियों के बारे में। ऐसे दोस्तों एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया था पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बाकी पांचों संधियों को, मतलब पेरिस वर्साई संधि को लेकर पांचों संधियों को मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमें जाएँ मतलब वीडियो को सर्च करें और वहाँ पर मैं देखें, जरूर देखें। ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पेरिस शांति सम्मेलन है क्या, क्यों हुआ, इसका परिणाम क्या निकला, फिर उसके बाद ये वर्साई की संधि वाला आपको वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे बात करते हैं वर्साई संधि को। ठीक है, वर्साई संधि है क्या। अब देखो वर्साई की संधि, जैसे कि आपको पता है मैंने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो देश हार गए उनके साथ अलग अलग तरह की संधि की गई। तो जर्मनी भी एक हारा हुआ देश था जो क्योंकि धुरी राष्ट्र का वो सदस्य था और धुरी राष्ट्र हार गए थे, मित्र राष्ट्र युद्ध को जीते थे। तो धुरी राष्ट्र के जो सदस्य थे जर्मनी, उसके द्वारा 28 जून 1919 को वर्साई संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, अपनी इच्छा से जर्मनी ने हस्ताक्षर नहीं किया। ठीक है, जो जर्मनी के प्रतिनिधित्व आया हुआ था उसने अपनी इच्छा से हस्ताक्षर नहीं किया, उसके द्वारा जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया एक तरह से। ठीक है, जबरदस्ती किस तरह से दोस्तों, क्योंकि जो वर्साई की संधि थी उसके अंदर में दो ही ऑप्शन दिए गए, या फिर आप क्या करो हस्ताक्षर करो, या फिर आप क्या करो हस्ताक्षर करो, या फिर अपना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ दोबारा से। ठीक है, अगर आप हस्ताक्षर करने से मना करते हो तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर दोबारा से हमला करेंगे, हम दोबारा से अटैक करेंगे, ये कहा गया इसके अंदर में। ठीक है, जर्मनी को दो ही ऑप्शन दिया गया, आप साइन करके वर्साई की संधि को मानो, जो भी इसके अंदर में शर्तें दी गई हैं उसे मानो, और दूसरी चीज़ नहीं तो अगर आप मानने से इनकार करते हो तो हम दोबारा आपके ऊपर युद्ध करेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का होगा, बंदी बना लेंगे, ये सारी चीज़ कब्जा कर लेंगे, ऐसी के बहुत सारी चीज़ें कही गई उसके ऊपर। ठीक है, जिसके कारण से वर्साई की संधि के ऊपर जर्मनी ने हस्ताक्षर किया। अब वर्साई की संधि का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है जर्मनी के ऊपर में। जर्मनी को वर्साई की संधि के कारण अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा से हाथ धोना पड़ा, मतलब उसको दूसरे देशों में उसका हिस्सा मिल गया भूमि का, दूसरे राज्यों का, दूसरे देशों का, राज्यों का कब्जा हो गया जर्मनी के ऊपर में। जर्मनी के ऊपर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। सेना का जो आकार था वो सीमित कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा सैनिक नहीं कर सकते। ठीक है, लिमिटेड है, आप सिर्फ सुरक्षा भी जिम्मेदारी हमारी है, आपके ऊपर कोई हमला नहीं हुआ और आप सैनिक को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें की गई। क्षतिपूर्ति, जो भी नुकसान हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो सारा इसी के ऊपर लाद दिया गया कि आप ही को भरना है। इस तरह की चीज़ें जर्मनी के ऊपर में की गई दोस्तों। ये पूरा वर्साई की संधि थी।
अब आगे हम बात करते हैं कि वर्साई की संधि के अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं की गई कि ऐसे ऐसे चीज़ें ये होनी चाहिए, ठीक है, इसके अंतर्गत में ये होना चाहिए, ये बात की गई। अब क्या क्या चीज़ें की गई देखो, प्रादेशिक व्यवस्थाएं, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन हो आपकी ज़मीन को लेकर कि ये वाला पार्ट उसको देना है, ये वाला पार्ट उसको देना है, ये चीज़ उसका रहेगा, ये चीज़ उसका रहेगा, ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में बात की गई। तो उसके लेकर व्यवस्था की गई कि कौन सा अंग किसको हम देंगे, ठीक है, जर्मनी का। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत में की गई कि आप किससे व्यापार करोगे, ठीक है, व्यापार करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है, ठीक है, आपके ऊपर कौन कौन से आर्थिक प्रतिबंध लगे रहेंगे, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर में की गई कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी किस तरह से एक इमेज बनाओगे, जिसमें आपको संयुक्त जो मतलब राष्ट्र संघ बनाया गया था, लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, उसका सदस्य बनना राजनीतिक व्यवस्था था, जहाँ पे उसकी इच्छा नहीं भी होते हुए भी उसका सदस्य बनाया जाना तक तय था, ठीक है। सैनिक व्यवस्था के अंदर में की गई कि आप हथियारों की होड़ नहीं करोगे, ठीक है, हथियारों को लिमिटेड रखोगे, सैनिक जो सैनिकों का आकार है, जो सैनिक की व्यवस्था है, आकार है, उसको छोटा करोगे, ये सारी चीज़ें की गई। अन्य व्यवस्था दोस्तों एक तरह का एग्जाम्पल सेट करने के लिए, उदाहरण सिद्ध करने के लिए किया गया। अन्य व्यवस्था के अंदर में जो भी युद्ध के लिए कारक जिम्मेदार थे, जैसे कि आप मान लो जो भी लोग इस युद्ध के लिए मतलब जिम्मेदार थे, उनको सज़ा देना, ठीक है, एक तरह का उनको सज़ा देना, ये अन्य व्यवस्था की गई कि अगर कोई भी लोग व्यक्ति या फिर कोई भी देश आगे चल के फ्यूचर में इस तरह की हरकत करता है तो उनके साथ भी ऐसा होगा। ये सारी चीज़ें इन व्यवस्थाओं का अर्थ मतलब निकलता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि किस व्यवस्था के अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें की गई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रादेशिक व्यवस्था के अंदर में। प्रादेशिक व्यवस्था के अंदर में सबसे पहले आता है एलेसिस और लॉरेंस, ठीक है, ये दो प्रदेश हैं, ठीक है, जो जर्मनी और फ्रांस के निकट पड़ते हैं, ठीक है। जो भी शुरू से क्या रहा है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में क्या रहा है, ये दोनों शहरों को लेकर अक्सर लड़ाई होती रही है। जिसका शासक, मान लो ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, जिसका शासक ज़्यादा ताकतवर होता था वो इस शहर पर कब्जा कर लेता था, ठीक है। तो अब जर्मनी, जब फर्स्ट वर्ल्ड में क्या होता है, जर्मनी के पास ये शहर होता है और फ्रांस जो मेन लड़ाई होता है इसी कारण से हो रहा होता है। जब जर्मनी हार जाता है, वर्साई संधि के अंतर्गत क्या होता है, जर्मनी के जो प्रदेश होते हैं उन्हें वापस लौटा दिए जाते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे आ जाती है कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखोगे यहाँ पे तो राइन लैंड करके एक जगह होती है, जो मतलब नदी का इलाका है, राइन लैंड, जो जर्मनी के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और शहरों को आपस में जोड़ता है वो, ठीक है, जिससे जोड़ता है, जिससे उनका व्यापार और एक दूसरे देशों पे मतलब पहुंच, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच उनका बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। राइनलैंड के इलाके पे मतलब फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका का कब्जा हो गया, ठीक है, उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध था। पूर्वी जर्मनी का सीमा, जो पूर्वी जर्मनी की सीमा थी वो क्या गया, पोलैंड को दे दिया गया। जो पूर्वी जर्मनी का हिस्सा था, जो सीमा थी, उसको पोलैंड के अंदर में मिला दिया गया, जिससे पोलैंड के पास चला गया, ठीक है। जर्मनी के उपनिवेश संबंधित व्यवस्था है, जर्मनी जिसके ऊपर भी अपना साम्राज्यवाद उपनिवेश बना रखा था। उपनिवेश अब होता क्या है, जैसे आपको पता है कि भारत भी एक उपनिवेशवाद रहा है, ठीक है। जैसे ब्रिटेन ने क्या किया, भारत को अपना उपनिवेश कायम किया, भारत के ऊपर में अपना उपनिवेश कायम किया, मतलब हमें गुलाम बनाया। सेम जर्मनी भी उस समय कई सारे देशों को अपना गुलाम बना चुका था, ठीक है। जो भी इनके उपनिवेश थे उनको क्या किया गया, आपस में बांट लिया गया कि ये वाला तुम्हारा होगा, ये वाला मेरा हो गया, ये वाला उसका हो गया, इस तरह से। नदी के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बनाए गए, जो जर्मनी के अंदर में नदियां बहा करती थी, जैसे राइनलैंड हो गया और भी कई तरह की जो नदियां थी उसके आसपास के इलाके थे, उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बनाए गए, ठीक है, जिसमें एक देश से दूसरे देश पे माल लाया ले जाता था, ठीक है। अब ये मार्ग बनाने का रीज़न क्या था दोस्तों, कि जो जर्मनी से सामान, जो भी माल हुआ करते थे, गुड्स हुआ करते थे, उसको उसी रास्ते से अपने इलाके में पहुंचाना, इसके लिए इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्ग बनाए जाने की योजना लाई गई, ठीक है, ये व्यवस्था की गई। अगर हम आगे बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था की दोस्तों, कि आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें हुई, तो जो एलेसिस और लॉरेंस दो प्रदेश थे वो एक संपूर्ण प्रदेश माने जाते हैं, जिसमें संसाधनों की मात्रा भरपूर भंडार थे, उपलब्ध थे, ठीक है, जिसके कारण से ये जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ये वापस करने से, ठीक है। उपनिवेश पर कब्जा, जो जर्मनी का उपनिवेश था उन सभी पर वापस से दूसरे देशों का कब्जा हो गया, जैसे फ्रांस ने हथिया लिए उनके उपनिवेश को, ब्रिटेन हथिया लिए, अमेरिका ने हथिया लिए, इस तरह से। व्यापारिक प्रतिबंध, उनके ऊपर कई तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा करके भारी व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए गए। उसकी जर्मनी के ऊपर में भारी जुर्माना लगाया गया कि आपने ऐसा युद्ध किया, इसके कारण से आपके ऊपर ये जुर्माना लगाया गया। क्षतिपूर्ति की भरपाई, ठीक है, जो क्षतिपूर्ति हुई, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए भी जर्मनी को जिम्मेदार माना गया और उसी को भरपाई करने के लिए बोला गया, ठीक है। यूरोप का पुनर्निर्माण, जैसे कि आपको दोस्तों पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पूरा जो क्षेत्र जहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो पूरा यूरोप था,
ठीक है, यूरोप और एशिया के देश थे। तो यूरोप पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, तो उसका दोबारा से निर्माण करने के लिए जर्मनी से मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें, ठीक है, उनके संसाधन, उनके पैसा, उनका रिसोर्स, सारा कुछ इसके अंदर में लगाया गया। ठीक है, कोयले के खदानों पर कब्जा। दोस्तों अलग अलग जो देश थे, जैसे पोलैंड मान लो, फ्रांस मान लो, ब्रिटेन मान लो, इन सभी ने कोयले के खदानों के ऊपर कब्जा किया। ठीक है, जर्मनी से कहा गया कि आपको हर साल इतना इतना कोयला हमें देना पड़ेगा। ठीक है, संपत्ति जब्त कर ली गई। जो जर्मनी की बहुत सारी संपत्ति थी वो जब्त कर ली गई, इनके लड़ाकू विमानें, ये सारी चीज़ें जब्त कर ली गई। ठीक है, संपत्ति, जो भी इनके संपत्ति जो जो बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए रोल प्ले करते थे जर्मनी के लिए, वो सारी चीज़ें ले ली गई इनसे। ठीक है, ये चीज़ें। अगर आप राजनीतिक व्यवस्था की अगर बारे में बात करें तो राष्ट्र संघ के अंदर में मतलब शामिल होना, ठीक है, वर्साई संधि का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया कि राष्ट्र संघ की स्थापना करना वर्साई संधि का मेन मोटिव था। ठीक है, कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक संघ होता है, एक एजेंसी होती है जो शांति स्थापित के लिए वर्क करेगी, शांति स्थापना के लिए वर्क करेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जर्मनी को इसके अंदर में शामिल करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट कार्य रखा गया। विल्सन के प्रभाव से राष्ट्र संघ की धाराएं रखी गई। ठीक है, जो मतलब वर्साई संधि में जो भी धाराएं लगाई गई थी, ठीक है, वो सारे विल्सन, जो वुडरो विल्सन थे अमेरिकी राष्ट्रपति, उसके कारण से ये सारी चीज़ें सेट की गई थी कि ऐसे ऐसे चीज़ें ये होना चाहिए, धाराएं। इन्होंने टोटल 14 सिद्धांतों के बारे में बात किया था, जो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर में आपको सही से बताया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सुरक्षा कायम करना। जो राजनीतिक व्यवस्था जर्मनी के ऊपर ला दी गई, पहली चीज़ तो ये थी कि राष्ट्र संघ की स्थापना करना। ठीक है, और इसका उसको जर्मनी को राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना, ये मेन रखा गया कि अगर मान लो सभी देश इसके सदस्य होते तो पूरे विश्व में क्या होगा, एक तरह से शांति स्थापित होगी। ठीक है, इसके लिए वर्क किया जाएगा, शांति के लिए वर्क होगा, तो कभी दोबारा युद्ध नहीं होगा। इस तरह से चीज़ें यहाँ पे तय की गई। दोस्तों आगे बात करते हैं सैनिक व्यवस्था के बारे में कि सैनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो सैनिक व्यवस्था में क्या था, सैनिक शक्ति का समाप्त कर दिया जाना। ठीक है, सैनिक जो शक्तियाँ थी उसकी समाप्त कर दिया जाना। ठीक है, सैनिक शिक्षा पर प्रतिबंध, जो सैनिक शिक्षा जो नए नए भर्ती होती थी, ठीक है, नए नए तरीके से उनको हथियार चलाने के लिए सिखाया जाता था, वो सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राइन नदी और असैनिकरण घोषित कर दिया गया। जो राइन नदी थी, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे सैनिक गतिविधियाँ अक्सर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उसको असैनिकरण घोषित कर दिया गया कि यहाँ पे कोई भी सैनिक नहीं रह सकता। ठीक है, हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप हथियार नहीं बना सकते, हथियार नहीं खरीद सकते, बना नहीं सकते, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सैनिकों की संख्या निश्चित कर दी गई कि आप इससे ज़्यादा सैनिक नहीं कर सकते हैं, ये भी तय किया गया। ठीक है, अन्य व्यवस्था की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो अन्य व्यवस्था किया गया था, एक उदाहरण सिद्ध करने के लिए, अपने एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि अगर कोई भी देश ऐसा करता है विश्व के अंदर में तो उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। तो इसके लिए अन्य व्यवस्थाएं की गई, जिसमें केसर विलियम, जो केसर विलियम की बात करो चाहे बिस्मार्क की बात करो, ठीक है, इन सब को मतलब सजा देना, ठीक है, अन्य व्यवस्था के अंदर में आ जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसका अगर हम मूल्यांकन करें संधि के अंतर्गत में कि क्या क्या चीज़ें हुई, इसका मूल्यांकन करने पे ये पता चलता है दोस्तों कि ये जो संधि थी पूरी तरह से एक आरोपित संधि थी। आरोपित मतलब क्या दोस्तों, कि एक थोपी गई संधि। ठीक है, क्योंकि जर्मनी की इच्छा नहीं थी कि वो इस संधि के अंदर पार्टिसिपेट करे, पर जर्मनी के ऊपर क्या किया था, इम्पोज किया गया था, थोपा गया था इस संधि को, जिसके कारण से इसे आरोपित संधि कहा जाता है। और थोपने का रीज़न ये मतलब थोपने जैसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों कि थोपा गया। ठीक है, क्यों बताया गया थोपा गया, क्योंकि जर्मनी के सामने सिर्फ दो रास्ते दिए गए। पहला तो ये कि या फिर वो संधि को हस्ताक्षर करे या फिर ना करे। नहीं करने पर यह कहा गया कि नहीं करते हो तो क्या किया जाएगा कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के अंदर में क्या किया जाएगा, आपके ऊपर हमला किया जाएगा दोबारा से। ठीक है, ये चीज़ें जिसके कारण से जर्मनी ने इसको हस्ताक्षर किया। जनसाधारण की शांति नहीं है। ठीक है, जनसाधारण जो उनके जो लोग थे, आम जनता थी जर्मनी की, वो खुश नहीं था इस संधि से, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था इस संधि से, क्योंकि संधि की जो शर्तें थी वो बहुत कठोर थी, बहुत कठोर थी। ठीक है, इस कारण से ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। और कठोर अपमानजनक शर्तें, जैसा कि मैंने कहा, कठोर भी थी और अपमानजनक। जो जर्मनी था वो आत्मविश्वास उसका जो पूरी तरह से टूट चुका था, अपमानजनक, उसको लग रहा था कि मेरी बेइज्जती की गई है वहाँ पे बुलाकर, क्योंकि बुलाकर ठीक है उन्हें ज़बरदस्ती साइन करवाना, उन्हें मौका ना दिया जाना कुछ भी बोलने का। ठीक है, इस तरह से वो अपमानजनक मानते थे और इसके कारण से ही जो लोगों के अंदर में एक आक्रोश की भावना जागृत होती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आरंभ होता है। प्रतिशोधात्मक संधि भी इसे कहा गया, मतलब एक तरह से बदला लिया जा रहा है, बदला की भावना से इस संधि का आयोजन किया गया। ठीक है, ये भी माना गया। बदला की भावना से किस तरह से दोस्तों, जो फ्रांस था, फ्रांस के दो शहर अलेसिस और लॉरेंस को वापस लिया जाना। ठीक है, संधि के ऊपर दबाव बनाया जाना, संधि को हस्ताक्षर करवाया जाना। ठीक है, जबकि जो जर्मनी था वो अपना हार मान चुका था, ठीक है, सरेंडर कर चुका था, फिर भी इस तरह की संधि करवाना, ठीक है, एक तरह से ये माना गया कि ये बदला ले रहे हैं हमसे और कुछ नहीं। अपमानजनक संधि, जो जर्मनी के नेता थे, लीडर्स थे उस समय, उन्होंने ये माना कि हमारा जर्मनी का अपमान हुआ और हमें इसका बदला लिया जाना चाहिए। जहाँ पर हिटलर का उदय होता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत होता है। आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो विश्वघाती
संधि, विश्वासघाती संधि, सॉरी, विश्वासघाती संधि मतलब जो ये संधि की गई जिसके अंदर में वुड्रो विल्सन के टोटल 14 सिद्धांतों की बात की गई कि इन 14 सिद्धांतों के बेस पे ही ये संधि की मतलब शर्तें की जाएंगी, रखी जाएंगी। पर वो सारी 14 सिद्धांतों को क्या किया गया, ताड़ पे रख कर, मतलब हटा कर, एकदम से भूल कर, 14 सिद्धांतों को भूल कर संधि की गई। ठीक है, उन सभी को जो संधि के अंदर में जो 14 सिद्धांत रखे गए, जो मेन 14 सिद्धांत है जो वुड्रो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए थे, उनमें से किसी एक को भी फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, इस तरह से चीज़ें थी जिसके कारण से इसे विश्वासघाती संधि कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आपके एक एक कमेंट जो भी आप रिप्लाई करोगे कि सर ये वीडियो थी, ऐसी थी, ठीक है, तो हम उससे मोटिवेट भी होते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं कि हाँ यार आपको हमें ये वर्क करना चाहिए। इवन मोटिवेट ही होते हैं कि अच्छा जो कमी अगर आप बताते हो तो हमें मोटिवेट होता है कि चलो यार नेक्स्ट टाइम अगर हम वीडियो बनाएं तो इस तरह की गलती ना करें। ठीक है, अगर आप तारीफ़ करते हो तो हमें मोटिवेट होते हैं कि यार चलो यार और वीडियो बनाते हैं जिससे और आपका फ़ायदा हो। ठीक है, तो दोस्तों जैसे क्या मैंने बताया आपको कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पूरा एक सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो आप वीडियोस देखें। अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो छूट रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर में और वीडियोस बनाएंगे, उस टॉपिक को आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, आपके पास अगर कोई और टॉपिक है तो वो हमें बताएं, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ।